बरमूदा ट्रायंगल हमारी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पे एलियंस मौजूद हैं और कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पे सी मॉन्स्टर पाया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ पे दज्जाल मौजूद है जो कि आज तक बहुत सारे जहाज़ों को डुबा चुका है, एयरक्राफ्ट्स को गिरा चुका है और कई कीमती जानें ले चुका है। इन सब कहानियों के पीछे असल वजह क्या है, अपनी इस वीडियो में हम बरमूदा ट्रायंगल की रियलिटी जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन जहाज़ों के डूबने, एयरक्राफ्ट्स के गिरने और लोगों के गायब होने की वजूहात क्या है। वीडियो की तरफ जाने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक के बटन पर क्लिक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आसमान खा गया या फिर ज़मीन निकल गई। जी हाँ, हमारी ज़मीन पे एक ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पे लोग क्लेम करते हैं कि वहाँ सच में ऐसा होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट साइड पे यूएसए की स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, पोर्टो रिको आइलैंड और बरमूदा के दरमियान ट्रायंगल की शक्ल इख्तियार करती है। इसी ट्रायंगल की वजह से इसे नाम दिया गया है बरमूदा ट्रायंगल का। लेकिन जो इंसिडेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं उसकी वजह से इसे और भी नामों से पुकारा जाता है, जैसे द डेवल्स ट्रायंगल, द लिंगो ऑफ द लॉस्ट। इन द ईयर 1945 5 दिसंबर दोपहर के 2 बजे यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा एयरपोर्ट से अपना रूटीन मिशन कंडक्ट करने के लिए टेक ऑफ करते हैं। इस मिशन को नाम दिया जाता है फ्लाइट 19 का। ये कोई स्पेशल मिशन नहीं था, ये एयरक्राफ्ट अपना रूटीन का ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए अपनी 3 घंटे की फ़्लाइट के लिए टेक ऑफ कर रहे थे। इस ओवरऑल फ़्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे जिन्हें लीड किया जा रहा था एक एक्सपीरियंस पायलट और फ्लाइट लीडर से जो कि एक वार वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन्स ईस्ट की डायरेक्शन में टेक ऑफ करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, मौसम काफ़ी साफ़ है, लेकिन फ़्लाइट भरने के 2 घंटे बाद स्क्वाड लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपस में प्रॉब्लम आ रही है और वो काम करना बंद कर चुके हैं। इसी दौरान वो अपना बैकअप कंपस यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी काम करना छोड़ चुका होता है। उन्हें पता नहीं होता कि वो उनकी एक्चुअल लोकेशन क्या है। स्क्वाड्रन लीडर, जिनका नाम है चार्ल्स कार्ल टेलर, वो बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं कि उनकी डायरेक्शन क्या है, लेकिन उनके इंस्ट्रूमेंट भी ऑलरेडी काम करना छोड़ चुके होते हैं। इसके बाद रेडियो ट्रांसमिशन पर बहुत से कंफ्यूजिंग मैसेज सुनने को मिलते हैं, जिसमें लॉर्ड टेलर कह रहे हैं कि बोथ माई कंपसेस आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड द फोर्ट लॉडेरडेल एफएल। आई एम ओवर लैंड बट इट इज़ ब्रोकन। आई एम श्योर आई एम इन द कीज बट आई डोंट नो हाउ फार डाउन एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट टू फोर्ट लॉडेरडेल। टेलर को लगता है कि वो सब गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, इसलिए उन्हें वापस फ्लोरिडा जाने के लिए ईस्ट की डायरेक्शन में उड़ान भरनी होगी। इसीलिए वो अपने दूसरे प्लेन्स के तमाम पायलट्स को कमांड करते हैं कि वो सब ईस्ट की डायरेक्शन में फ़्लाई करें। लेकिन क्रू में मौजूद कुछ मेंबर्स को लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट में फ़्लाई कर रहे हैं, इसलिए इन्हें वापस फ्लोरिडा जाने के लिए वेस्ट की जानिब उड़ान भरनी होगी। सब मज़ीद ख़राब होता चला गया, सूरज ढल चुका है और हर तरफ अंधेरा छा चुका। अब इस जगह पर सुनने को मिलता है कि वो प्लेन्स फ्लोरिडा से ईस्ट में 370 किलोमीटर के फासले पर उड़ रहे थे। उस वक़्त शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से एक आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन मौसूल होती है और इसके बाद 5 के 5 प्लेन्स जो कि मिशन 19 का हिस्सा थे वो दोबारा कभी ना दिखाई दिए और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक हम नहीं जानते कि इन प्लेन्स के साथ क्या हुआ है और ये कहाँ पर हैं और ये कैसे हुआ। फ़्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है जिसमें 13 लोग सवार, जिनका मकसद था फ़्लाइट 19 को ढूंढना। अब ये एयरक्राफ्ट उनको ढूंढने निकलता है और ये भी गायब हो जाता है। पहले फ़्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मेरीन एसआर के 13 लोग भी गायब हो जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद एक लार्ज स्केल एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, जिसका मकसद होता है फ़्लाइट 19 और मेरीन एसआर के लोगों को ढूंढना। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि जहाँ पे ये दोनों क्राफ्ट्स गायब हुए थे उस जगह को हम आज के दौर में बरमूदा ट्रायंगल के तौर पर जानते हैं। बरमूदा ट्रायंगल को समंदर का वो हिस्सा बताया जाता है जहाँ पे 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स गए और शिप्स गए और वो गायब हो गए। 5 लाख स्क्वायर मील के इस एरिया में आज तक कई लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल की कहानियाँ 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की तलाश में इस एरिया से गुजर रहे थे तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके कंपस ने काम करना छोड़ दिया था। एक रात जब कोलंबस ने अपनी शिप से बाहर आसमान की तरफ देखा तो उसे एक अजीब रोशनी नज़र आई, एक स्ट्रेंज लाइट जो कि एक आग के गोले की तरह नज़र आ रही थी। ये आग का गोला आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहा था और आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते ये समंदर में डूब गया। और यहाँ से ही शुरू होती है बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री, जिसको इस
किस्से के बाद कई तरह के नाम दिए गए, जैसा कि ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सी ऑफ डूम एंड सारगोसो ग्रेवयार्ड। अगरचे 1950 में यूएसए में बरमुदा ट्रायंगल के बारे में कई तरह की बातें हो रही थी। पहली बार 1964 में विंसेंट हाइस गेडिस ने अपनी एक मैगज़ीन आर्गोसे में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द डेडली बरमुदा ट्रायंगल। इस आर्टिकल में उन्होंने पहले की हो चुकी हुई डिसअपेरेंसेस के बारे में बात करके उनकी एक लिस्ट बनाई और एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश की कि आखिर कुछ तो इस जगह पे मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ इतने शिप्स गायब हो जाते हैं। हालांकि उस आर्टिकल में इन डिसअपेरेंसेस की कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी, लेकिन इसकी वजह से ये उस वक़्त की सबसे मशहूर मिस्ट्री बन गई। हत्ता कि इसके ऊपर कई किताबें, मूवीज़ और गेम्स भी बनाई गईं। बरमुदा ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और वाक़यात की बात करें तो सन 1918 में यूएस नेवी का एक और जहाज़ जो कि यूएसएस साइक्लोप के नाम से मशहूर था, इस जहाज़ को यूएस नेवी का उस वक़्त का सबसे बड़ा और तेज़ तरीन जहाज़ कहा जाता था। एन इम्पोर्टेंट एसेट फॉर द अमेरिका, ख़ास तौर पर तब जब अमेरिका ने वर्ल्ड वार 1 में हिस्सा लेना शुरू किया था। इस जहाज़ को ट्रूप्स और कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यूएसएस साइक्लोप ने 4 मार्च सन 1918 को 306 लोगों और 11,000 टन मैंगनीज़ को लेकर वाशिंगटन के एक शहर WI बाल्टीमोर से ब्राज़ील की तरफ सफ़र करना था। ये सफ़र 9 दिन का होने वाला था। मौसम बिल्कुल साफ़ था और रवाना होते हुए इस जहाज़ ने रेडियो ट्रांसमिशन पे ये मैसेज डिलीवर किया, वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन इस गुमशुदगी ने सबको चौंका कर रख दिया कि यूएस नेवी का इतना बड़ा जहाज़ अचानक कहाँ गायब हो गया। अगर आपको ये स्टोरी स्ट्रेंज लगती है तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज और मिस्टीरियस स्टोरी है एलन ऑस्टिन के जहाज़ की। एलन ऑस्टिन 210 फीट लंबा जहाज़ जो कि लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो रहा था। ये बहुत आम सी बात थी क्योंकि उन दिनों में बहुत से जहाज़ सफ़र किया करते थे। अपने सफ़र के दौरान जब ये जहाज़ बरमुदा ट्रायंगल के करीब पहुंचा तो उसे वहां एक अनआइडेंटिफाइड शिप नज़र आया। ये शिप बाहर से देखने पर एक आम शिप की तरह ही नज़र आ रहा था, लेकिन इस शिप के ऊपर ना तो कोई क्रू मेंबर था और ना ही कोई लोग नज़र आ रहे थे। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने इस शिप को 2 दिन तक ऑब्ज़र्व किया कि अगर इसके ऊपर कोई लोग मौजूद हों तो वो कोई रिस्पॉन्स दे दें या इन्हें कोई सिग्नल मिल जाए। लेकिन 2 दिन गुजरने के बावजूद जब उन्हें कोई पॉजिटिव सिग्नल या रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अब खुद जाकर देखेंगे कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। कैप्टन जब शिप पर पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि जहाज़ के ऊपर हर चीज़ वैसे की वैसे ही पड़ी थी। सिर्फ मौजूद नहीं थे तो उस शिप के ऊपर लोग मौजूद नहीं थे, बाकी हर चीज़ वैसे की वैसे ही पड़ी थी, यहाँ तक कि खाना भी वैसे ही पड़ा हुआ था। उस वक़्त लोगों को ये डर रहता था कि कहीं पायरेट्स उन पर अटैक न कर दें और उनका जहाज़ लूट कर सारा कुछ ले ना जाएं। लेकिन ये चीज़ इस जहाज़ के साथ बिल्कुल नहीं हुई थी क्योंकि जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें थी वो वहाँ ही थी जहाँ पर उनको होना चाहिए था। कैप्टन ये फ़ैसला करते हैं कि वो अपने जहाज़ से कुछ क्रू मेंबर्स को इस शिप पर भेजेंगे और इस जहाज़ को भी अपने साथ लेकर रवाना होंगे। पहले 2 दिन तक तो दोनों जहाज़ साथ साथ सफ़र करते हैं, लेकिन फिर तीसरे दिन अचानक वहाँ एक तूफ़ान आ जाता है और दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और वो शिप गायब हो जाता है जिस पर के कैप्टन ने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा था। तूफ़ान ख़त्म हो जाने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन अपने उस जहाज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस पर के कुछ क्रू मेंबर सवार थे। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें थोड़ी दूर वो जहाज़ नज़र आ जाता है। जब वो उस शिप के करीब पहुंचते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस शिप पर दोबारा किसी इंसान का नामो निशान मौजूद नहीं है। कहाँ गए वो सब लोग और क्या हुआ उनके साथ ये किसी को मालूम नहीं था, लेकिन वो जहाज़ वैसे का वैसा ही वहाँ मौजूद था। कहा जाता है कि इसके बाद कैप्टन ने कुछ न्यू क्रू मेंबर्स को इस जहाज़ पर भेजा और दोबारा से अपना सफ़र शुरू किया। लेकिन 2-3 दिन बाद तूफ़ान आ गया और फिर से वही कहानी रिपीट हुई कि असल में ये वाक़या एक कहानी ही है, क्योंकि ये वाक़या इतना पुराना है कि इसको असल तरीके से वेरीफ़ाई नहीं किया जा सकता और जिन चीज़ों या कहानियों को हम वेरीफ़ाई ना कर सकें वो कहलाती हैं लेजेंड्स या अर्बन लेजेंड्स। बरमुदा ट्रायंगल को लेकर लोगों की बहुत सारी थिंकिंग्स हैं, स्टोरीज़ हैं
और कुछ थ्योरीज़ भी पाई जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ एलियंस यहाँ पर रहते थे जो इन जहाज़ों को अपने साथ लेकर उड़ गए। कुछ लोगों का मानना है कि बरमुदा ट्रायंगल में एक सी मॉन्स्टर पाया जाता है जो इन सब को निगल जाता है। हम कुछ ऐसी थ्योरीज़ पर फोकस करेंगे जो थोड़ी रियलिस्टिक हैं और साइंटिफिक बेस्ड हैं। इन थ्योरीज़ में से नंबर 1 थ्योरी ये है कि जो बरमुदा ट्रायंगल का जो एरिया है इसमें पानी बहुत ज़्यादा शैलो है, जिसकी वजह से जब जहाज़ इसके अंदर से गुजरते हैं तो वो यहाँ अटक जाते हैं। नंबर 2 पे जो हमारे पास थ्योरी आ जाती है वो है हिडन शोल। ये समंदर के वो हिस्से होते हैं जहाँ पे मिट्टी को समंदर की तह से थोड़ी ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसे जहाज़ इसके ऊपर से जब गुजरने लगते हैं तो वो यहाँ फंस के रह जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारी थ्योरी आ जाती है वो है हरिकेन्स। अगर हम पूरी दुनिया में हरिकेन्स की तादाद देखें तो वो सबसे ज़्यादा इसी रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे कि आजकल हम कहते हैं कि बरमुदा ट्रायंगल पाई जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स चाइना, यूएसए और क्यूबा में पाए जाते हैं। चौथे नंबर पर जो हमारे पास थ्योरी आ जाती है वो है मीथेन हाइड्रेट्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने कहा था कि जब बबल्स एक पानी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो उस जगह पे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से शिप जो होता है वो अपनी बायंसी को मेनटेन नहीं कर पाता और वो डूब जाता है। 5वें नंबर पर जो थ्योरी पाई जाती है इसको कहते हैं बाडर-माइनहोफ इफ़ेक्ट और द फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है जो कहता है कि अब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नोटिस करना शुरू कर देते हैं तो हमें वो अपने गिर्द गिर्द ज़्यादा चीज़ें होती नज़र आती हैं। इसी तरह अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूएस स्टेट का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं पाया जाता कि जो डिसअपीयरेंसेस या जो एयरक्राफ्ट या शिप्स बरमुदा ट्रायंगल में जाकर गायब हो जाते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बरमुदा ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी पूरे समंदर में डूबने वाले एयरक्राफ्ट्स या शिप्स के मुकाबले में बरमुदा ट्रायंगल में डूबने वाले एयरक्राफ्ट्स और शिप्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का कहना है कि वो बरमुदा ट्रायंगल के एरिया को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती एज एन एरिया ऑफ स्पेसिफिक हैजर्ड टू शिप्स और प्लेन्स। इसी तरह वर्ल्ड वाइड फंड ने 2013 की स्टडी के बाद जो मोस्ट डेंजरस वाटर बॉडीज़ फॉर शिपिंग की लिस्ट बनाई थी तो उसकी टॉप 10 लिस्ट में भी बरमुदा ट्रायंगल का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं। सो हम कह सकते हैं कि जितनी भी डिसअपीयरेंसेस बरमुदा ट्रायंगल में हुई हैं इन सब का इन लेजेंड्स से कोई लेना देना नहीं है।